नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जबलपुर लोकायुक्त की तहसील कार्यालय में दबिश, लोकायुक्त ने पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। फौती नामांतरण के लिए मांगी गई थी रिश्वत, 10,000 रुपये लेते पटवारी धराया। आय से अधिक संपत्ति की भी होगी जांच। ओबीसी महासभा ने घेरा सीएम आवास, मुख्यमंत्री आवास के पास किया प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार। ओबीसी आरक्षण चयनित अभ्यर्थियों की उठाई मांग। सरस्वती नगर में मोबाइल टावर का विरोध, वार्डवासियों ने निर्माण कार्य पर जताई आपत्ति। कलेक्ट्रेट पहुंचकर रोक लगाने दिया ज्ञापन, टावर को बताया स्वास्थ्य के लिए खतरा। ओबीसी आरक्षण एवं चयनित शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के साथ ही अन्य मांगों को लेकर ओबीसी महासभा के बैनर तले प्रदेश भर के पदाधिकारियों ने राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती रही और मुख्यमंत्री आवास के पास पहुंचने पर सभी प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की गई। भोपाल में हुए इस प्रदर्शन में बालाघाट से भी ओबीसी महासभा के आह्वान पर 300 से अधिक लोग शामिल हुए, जिसमें युवाओं, चयनित अभ्यर्थियों एवं ओबीसी समाजजनों की मौजूदगी रही। प्रातः 11 बजे सभी पदाधिकारी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए आगे बढ़े तो भारी पुलिस बल ने उनका रास्ता रोका और लाठीचार्ज करते हुए खदेड़ने का प्रयास किया। नारेबाजी करते हुए और अपने हक अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करते हुए काफिला आगे बढ़ता, इसके पूर्व ही पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सौरभ लिल्हारे के साथ ही नरेश पटेल, संगम नकपुरे सहित बालाघाट के अन्य पदाधिकारी एवं युवाओं की गिरफ्तारी हुई, जिन्हें भोपाल से 30 किलोमीटर दूर रातीबाड़ा थाने में ले जाकर रखा गया और लगभग 4 घंटे बाद रिहा किया गया। इस प्रदर्शन के संबंध में ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष सौरभ लिल्हारे ने बताया कि जनगणना के अनुसार ओबीसी आरक्षण 29% दिए जाने, चयनित शिक्षक संघ की भर्ती में रिजल्ट आने, सत्यापन होने के बाद भी 3 साल बाद भी भर्ती न किए जाने की प्रमुख मांगी रही। उन्होंने बताया कि कमलनाथ सरकार के दौरान 29% आरक्षण ओबीसी को दिए जाने का लागू किया गया था, लेकिन भाजपा सरकार ने उसे 13% कर दिया है, जिससे 14,000 अभ्यर्थी दौड़ से बाहर हो गए हैं तथा बालाघाट जिले के भी 3,500 से अधिक चयनित शिक्षकों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। प्रदेश का मुख्यमंत्री जो अपने आप को बच्चियों का मामा बोलता है, युवाओं का मामा बोलता है, ऐसे की सरकार के खिलाफ, शिवराज सरकार के खिलाफ आज संपूर्ण मध्य प्रदेश के 52 जिलों एवं आसपास के जो राज्य है वहाँ से युवा शक्ति आगे अपनी मांगों को लेकर आई है और हमारी सबसे पहली मांग है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में 52% आरक्षण उनकी जनसंख्या के हिसाब से लागू किया जाए। दूसरी मांग है कि 3 साल पहले से जो चयनित शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हुई है उनको नियुक्ति दी जाए। इसके अलावा ओबीसी का जो मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने जो 27% आरक्षण लागू किया था उसे तुरंत लागू किया जाए। हाईकोर्ट ने बताया गया कि नीट परीक्षा का आरक्षण समाप्त करने, जातिगत जनगणना कराकर उसके आधार पर ओबीसी को लाभ दिए जाने सहित अन्य मांगे हैं, जिनकी शासन द्वारा पूर्ति नहीं किए जाने से ओबीसी संवर्ग का अहित हो रहा है, जिसको लेकर बीते वर्ष 28 जुलाई को बालाघाट में उग्र प्रदर्शन करते हुए आवाज उठाई गई थी और आंदोलन की चेतावनी दी गई थी। उसी के तहत भोपाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर इन मांगों को उठाया गया है। हाथों में मांगों की तख्ती लेकर प्रदेश भर के पदाधिकारी भोपाल में प्रदर्शन करते रहे, जिन्होंने दोहराया कि जब तक मांगी पूरी नहीं होती तो अधिक उग्र प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद करेंगे।
रहवासी क्षेत्र सरस्वती नगर में मोबाइल टावर लगाए जाने को लेकर वार्डवासियों ने आपत्ति दर्ज कराई है, जिसको लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर टावर निर्माण पर रोक लगाए जाने की मांग रखी गई। वार्डवासियों का कहना है कि टावर लगने से उनके स्वास्थ्य को खतरा है। टावर लगाने के विरोध में दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि वार्ड नंबर 30 में भारत सॉमिल के बाजू में स्थित एक मकान में टावर लगाने का काम चल रहा है, जो एक रहवासी क्षेत्र है और यहां पहले से BSNL का एक टावर स्थापित है और अन्य एक और टावर लगाया जा रहा है, जो वार्ड वासियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे वार्ड वासियों ने बताया कि टावर लगाने के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई है और यहां के सभी रहवासियों को टावर लगाए जाने पर आपत्ति है, इसलिए इस निर्माण पर रोक लगाकर अन्यत्र टावर लगाया जाए। वार्डवासी JS पिछोड़े ने बताया कि रहवासी क्षेत्र में बिना अनुमति के टावर लगाया जा रहा है, जिससे वार्डवासियों को परेशानी होगी और इस पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए रोक लगाया जाना जरूरी है। हमारे मोहल्ले में जो है अपना वार्ड नंबर 30 में सरस्वती नगर भारत सॉमिल के बाजू में दीपक अग्रवाल यहाँ पर रहवासी इलाके में बिना मंजूरी किए हुए जियो का टावर लगा रहा है, जबकि वो रहवासी है वहाँ पर, इससे आपत्ति है। हम मोहल्ले वाले कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं कि इसकी हमको घोर आपत्ति है और अनुरोध करते हैं कि इस कार्य को तुरंत रोका जाए। अच्छा ये बताइए, जो जियो टावर लग रहा है, जब लगाया जा रहा था उस समय किसी प्रकार की जानकारी थी आप लोगों को? नहीं, कोई जानकारी नहीं थी। कैसे लगाया जा रहा है? नहीं, अभी बेस बना दिया उसने छत के ऊपर में एंगल पानी जो राड वाड डाल के सही। हम सोचे पहले बताया उसने कि मैं वो लगा रहा हूँ टीन शेड वगैरह, तो हम लोग चुपचाप थे। उसके बाद चूंकि जैसे मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय आह्वान पर संयुक्त मोर्चा जिला इकाई के नेतृत्व में अपनी 3 सूत्रीय मांगे, वेतन वृद्धि का लाभ, पदोन्नति और महंगाई भत्ता की मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन किए जा रहे हैं। इसी के तहत अब 29 जुलाई को संयुक्त मोर्चा से जुड़े अधिकारी कर्मचारी संघ मांगों के समर्थन में सामूहिक अवकाश आंदोलन पर रहेंगे। संयुक्त मोर्चा के द्वारा जहां गत दिनों संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया था, वहीं शासन में मंत्री और सत्ता एवं विपक्ष के जनप्रतिनिधियों को भी ज्ञापन सौंपकर प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों की मांगों के निराकरण की मांग की गई थी। संयुक्त मोर्चा जिला अध्यक्ष सजल मस्की ने बताया कि प्रदेश में अलग अलग अधिकारी कर्मचारी संगठनों को एक मंच पर संयुक्त मोर्चा के बैनर तले एकजुट कर सरकार से 3 सूत्रीय मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन सरकार संयुक्त मोर्चा के ज्ञापन और अनुरोध को स्वीकार नहीं कर मांगों को लेकर कोई विचार नहीं कर रही है, जिसके चलते 29 जुलाई को प्रदेश सहित पूरे जिले में संयुक्त मोर्चा से जुड़े सभी अधिकारी कर्मचारी संगठन सामूहिक अवकाश लेकर सरकार का विरोध करेंगे और सरकार को एक बार फिर अपनी मांगों से अवगत कराएंगे। उन्होंने बताया कि इस संयुक्त मोर्चा में मध्य प्रदेश पटवारी संघ, अपाक्स संघ, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, शिक्षक कांग्रेस, शासकीय अध्यापक संघ, लघु वेतन कर्मचारी संघ, पुरानी पेंशन बहाली संघ, राजस्व कर्मचारी संघ, समग्र शिक्षक संघ, तकनीकी कर्मचारी संघ, शासकीय वाहन चालक संघ, पंचायत सचिव संघ, कर्मचारी कांग्रेस, उन्नतशील अनुकंपा नियुक्ति शासकीय कर्मचारी कल्याण संघ, वन कर्मचारी संघ, लोक निर्माण विभाग कर्मचारी संघ, प्राथमिक शासकीय शिक्षक संघ सहित अन्य संघ शामिल हैं। संयुक्त मोर्चा के ये सभी संगठन 29 जुलाई को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। प्रमुख मांगों को लेके प्रांतीय आह्वान पर तीसरा चरण का आंदोलन कल सामूहिक अवकाश का दिवस है, जिसके लिए विभाग प्रमुख को बालाघाट जिले के तहसील विकासखंड एवं जिले स्तर के समस्त अधिकारी कर्मचारी शिक्षकगणों ने आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है और हम 1 दिवसीय का जो आंदोलन सामूहिक अवकाश का कर रहे हैं, यह लॉकडाउन की स्थिति कर्मचारी जगत में लाना चाहते हैं और शासन प्रशासन को अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए यह लॉकडाउन कर रहे हैं और इन 3 मांगों को वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता और पदोन्नति, ये 3 मांगें प्रमुख हैं। इन मांगों को शासन शीघ्र पूर्वक मोर्चे पदाधिकारियों से चर्चा नहीं करती है तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल जैसे कदम हम कर्मचारी संगठन को उठाना पड़ेगा। वाराणसी के एक राइस मिल में काम करने के दौरान घायल मजदूर की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि इलाज के लिए रुपये नहीं होने के कारण उसकी मौत हो गई, जबकि राइस मिल संचालक ने इन आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि इलाज के लिए हर संभव मदद की गई है।
घटना के संबंध में मृतक बलिराम तुलसीराम ठाकरे 55 वर्ष की जीजा प्रकाश राउत ने बताया कि उसका साला वारासिवनी की आनंद राइस मिल में मजदूरी करता था, जहां वह बीते 9 जुलाई को कार्य के दौरान गिर गया था, जिसे राइस मिल संचालक द्वारा इलाज के लिए वारासिवनी के डॉक्टर सुराना के पास ले जाया गया था, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए बालाघाट के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया था, जहां करीब 10 दिन तक चले इलाज के बाद मृतक के परिजनों के पास रुपये खत्म हो जाने के बाद उसे परिजनों द्वारा घर ला लिया गया था, जहां उसकी मंगलवार की रात्रि मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिजनों ने मौत की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने बुधवार को उम्र कायम कर पंचनामा कार्यवाही पश्चात मृतक का पीएम करवाया। वहीं परिजनों ने मिल मालिक पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा ठीक तरह से यह नहीं बताया जा रहा है कि मृतक को चोटें आई कैसी। वहीं उन्होंने मिल संचालक पर घायल के इलाज के लिए पर्याप्त सहयोग भी नहीं करने का आरोप लगाया। इस मामले में मिल संचालक से जानकारी लेने पर उन्होंने बताया कि मृतक मिल के अन्य मजदूरों के साथ परिसर में बैठा हुआ था। इसी दौरान उसे चक्कर आया और वह बैठे बैठे गिर गया, जिस पर उन लोगों ने तत्काल उसे वारासिवनी में निजी चिकित्सक से इलाज कराया, जहां उन्हें डॉक्टर ने बताया कि बलिराम को पैरालिसिस का अटैक आया है, जिसके बाद उसे बेहतर उपचार के लिए बालाघाट के निजी चिकित्सक के यहां भी ले जाकर उसका इलाज करवाया गया था। उन्होंने परिजनों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि उन्होंने घायल मजदूर की हर संभव मदद की है। मामले पर एएसआई जयलाल पांची ने कहा है कि थाने में घायल मजदूर की मौत की सूचना आई थी। सूचना पर पंचनामा अमर कायमी कर मृतक का पीएम करवाकर घटना को जांच में लिया गया है। संपूर्ण जांच के बाद ही घटना के निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। 9 तारीख के दिन अपने प्रतिदिन के हिसाब से काम करने के लिए वहाँ पे मजदूरी वो मिल में जाता था कुली का काम में। अब वो क्या है, वहाँ जाने के बाद में अपना टिफिन विफिन सब लेके गया और जाने के बाद में वहाँ पे काम वाम किया होगा 10, 11, 12 बजे के करीब। अब उस बीच में वहाँ पे गिरा, क्या हुआ तो हमने तो देखे नहीं। वो हॉस्पिटल में, सुराना हॉस्पिटल में ला करके उन्हें एडमिट किए। उनका एक वहाँ का एक कुली रहा होगा, उसने ला करके फिर बताया, किसी ने बताया कि भाई आपके यहाँ का वो आदमी वहाँ पे गिर गया कहते हैं मिल के अंदर। तो सुराना के यहाँ पे ले गए तो उनकी पत्नी वगैरह वहाँ पे गई, वहाँ देखी तो बेहोश हालत में ही था। कौन सी मिल में काम करता था ये आनंद राइस मिल में। अच्छा, सेठ से आपने बात करे होंगे, उनका क्या कहना था? उनका कहना था सर, उनने वहाँ ला के एडमिट कर दिए। उसके बाद में उनकी गाड़ी से उनने बालाघाट वहाँ पे सिटी स्कैन करवाने के पास शुक्ला के पास में भिजवाया। इलाज में कोई सहयोग दिए क्या उन्होंने? 10-10 हज़ार रुपये 2 बार के दिए, 10-10 करके। किसने दिया? वो सेठ ने दिया। अच्छा, उसके बाद क्या बोला फिर? उसके बाद में पैसे की और ज़रूरत पड़ती थी, उसके पास में गए, उसने बोल दिया कि भाई मेरे पास में पैसे नहीं है, मैंने दे दिया ना 10 हज़ार। मौत कब हुई? ये कल हुई सर। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में ओबीसी वर्ग के कोटे का आरक्षण शून्य किए जाने के विरोध में मूल निवासी संघ ने ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि ऐसा होने पर गरीब वर्ग के छात्रों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। सरकार का यह निर्णय छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहा है। नीट परीक्षा में ओबीसी आरक्षण को सरकार द्वारा शून्य घोषित कर दिए जाने के विरोध में संगठनों द्वारा आवाज उठाई जा रही है। इसी के तहत मूल निवासी संघ ने 28 जुलाई को कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि ओबीसी आरक्षण लागू होने के बाद से ओबीसी वर्ग के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। अभी वर्तमान में चिकित्सकों की आवश्यकता है और सितंबर माह में होने वाली नीट परीक्षा के लिए सेंट्रल कोटे की 15% राज्य मेडिकल की सीटों में ओबीसी आरक्षण को शून्य घोषित कर दिया गया है। बताया गया कि स्टेट बोर्ड के अंतर्गत स्थानीय भाषा में पढ़ने वाले छात्रों को डॉक्टर बनने से रोकने के लिए नीट सिस्टम लाया गया है। राज्यों का सिलेबस क्षेत्रीय भाषा में, सरकारी भाषा में पढ़ाया जाता है, जहां ओबीसी, एससी, एसटी गरीब वर्ग के छात्र पढ़ते हैं। स्थानीय भाषा में पढ़ने वाले छात्रों का इस तरह भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। ज्ञापन सौंपकर मांगे रखी गई कि नीट को रद्द किया जाए। नीट के लागू रहते ओबीसी आरक्षण 27% केंद्र और राज्यों के मेडिकल कॉलेजों में दिया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर आगामी समय में देशव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है। ज्ञापन सौंपने के दौरान मूल निवासी संघ जिला अध्यक्ष केसी बाहेश्वर ने बताया कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा में आरक्षण न दिया जाना शासन का उचित व्यवहार नहीं है। संविधान में प्रदत्त आरक्षण को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया है और ज्ञापन सौंपकर आरक्षण से वंचित न किए जाने की मांग रखी गई है। केंद्र सरकार द्वारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा में जो पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान था, उसे समाप्त कर दिया गया है। उनके सरकार के द्वारा जो पिछड़ों के प्रति यह
जो व्यवहार है वह उचित नहीं जान पड़ता। जहां कमजोर वर्गों को उठाने का प्रयास किया जाना चाहिए, वहां उनके हक अधिकार जो उनके मिल रहे हैं उन्हें छीनने का प्रयास किया जा रहा है, जो बहुत बुरी स्थिति है। इसके विरोध में ही आज राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के आह्वान पर मूल निवासी संघ जिला इकाई बालाघाट द्वारा धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने का कार्यक्रम निश्चित किया गया है, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा अम्बेडकर चौक में धरना प्रदर्शन कर 11 बजे से 1 बजे तक और 2 बजे आज हम कलेक्टर महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति नई दिल्ली को ज्ञापन प्रेषित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये बताइए कि 27% आरक्षण जिसकी बात की जा रही थी, आज तक तो वो ओबीसी को मिला नहीं, 17% मिलता रहा, तो अब नहीं सर, हाँ, तो अब उसको भी अब खत्म कर दिया जाए, तो फिर अगली रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति यही होगी कि हम हमारा जो है कि हमारी जो जनसंख्या का अनुपात है ना, उस जनसंख्या के अनुपात में सरकार क्या है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में यह कहकर बच जाती है कि इनकी जनगणना के आंकड़े हमारे पास नहीं है। न्यायालय भी इसी बात के आधार पर जो है असमंजस में आ जाता है। तो हमारा ये कहना है कि जब तक के जातिगत जनगणना नहीं होती, तो 1921 में जो जातिगत जनगणना हुई थी और जिसमें पिछड़ों का 52% पाया गया था, उसी को आधार बना करके जो है निर्णय दिया जावे या आरक्षण लागू किया जावे। 52% आरक्षण की 52% जो 1921 की जनगणना के आधार पर उसी को मान्य किया जाए, जब तक आगे जनगणना के जो रिजल्ट है या परिणाम सामने नहीं आते। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।